फोकस असाइनमेंट हमारे पास आई है, ठीक है। और इसमें हमें एक कोड दिया गया है और उस कोड की एरर्स को हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। और साथ में क्लियरली मेंशन है कि इसमें सिंटैक्स एरर को आपने फाइंड आउट नहीं करना। ये भी मेंशन है इसकी फ़ाइल के अंदर कि आप इसकी जो सिंटैक्स एरर्स हैं उनको फाइंड आउट नहीं करेंगे। देखें जी, नॉट सिंटैक्स एंड कंपाइल टाइम एरर्स। कंपाइल टाइम एरर्स जो होती हैं वो रन टाइम एरर्स होती हैं, और सिंटैक्स से मुराद के जहाँ पे कोई जो है वो लैंग्वेज का रूल जो है वो किया गया, इसको आपने नहीं करना। इसके अलावा आपने इसके अंदर जो कोड हैं और जो लाइंस हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जी, ठीक है। अब अगर हम इसको फाइंड आउट करने से पहले ना थोड़ा सा देखते हैं कि जनरल एरर्स होती क्या हैं जी, प्लीज़। नंबर 1 हमारे पास जो एरर है या एरर ऑफ टाइप्स होती हैं उसको हम डर्टी कोड कहते हैं, ठीक है। नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोड कहते हैं, एक ऐसा कोड जिसके अंदर इंडेंटेशन का इस्तेमाल ना हो, कमेंट्स का इस्तेमाल ना हो। तो ये दोनों एरर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप देखें कि इस कोड के अंदर कोई कमेंट नहीं है। लाइन नंबर 1 से लेकर 45 तक किसी भी जगह कमेंट्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। ये क्वालिटी को सफ़र करते हैं आपके कोड। कमेंट्स के बारे में ये कहा जाता है कि कमेंट्स जो होते हैं ये आपके कोड को प्रोग्रामर के लिए आसान बनाते हैं, जबकि आपके कंप्यूटर के लिए तो ये कोड काफ़ी है, चल जाएगा, लेकिन जब कोई बंदा इस कोड को पढ़ेगा तो उसको इसकी कतई तौर पे समझ नहीं आएगी, ठीक है जी। तो नंबर 1 एरर इसमें क्या है, नो कमेंट्स। अब इसके बारे में आपने 3 लाइनें लिख देनी है कि नो कमेंट्स से इस कोड की क्वालिटी के ऊपर या जो है वो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जी। इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर गए हैं जी सब लोग? ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एरर जो इसके अंदर है, अगर हम देखें, हमने अपनी स्लाइड के अंदर लिखा, ये सारे आपके लेक्चर में से लिए, इंडेंटेशन। कोड प्रॉपरली इंडेंट होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन सा इसका पार्ट है और कौन सा इसका सब पार्ट है। ये चीज़ वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है जी। अब इसमें आप देखें कि इंडेंटेशन से क्या मुराद है। आप लोगों ने जितने भी आप लोग वीक हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ कोड ज़रूर किया होगा। आप देखें जी कि फॉर के बाद ये जो इफ़ वाली स्टेटमेंट है इसको आगे मूव करना चाहिए था, ताकि हमें पता चलता कि ये स्टेटमेंट जो है ना वो पार्ट ऑफ द फॉर है। क्लियर है जी ये बात? इसको इंडेंट करना कहते हैं। इसी तरह इफ़ की जो बॉडी होती है उसको भी हम आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। ये कोड स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको जो है ना वो हम अपनाते हैं। तो इंडेंटेशन के जो कोड स्टैंडर्ड्स हैं इनको फॉलो नहीं किया हुआ इसके अंदर। ठीक है जी। ये इसके अंदर जो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर ये दूसरा फॉल्ट है इसके अंदर जो यहाँ पर मौजूद हो सकता है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट देखें। जो तीसरी किस्म की एरर हो सकती है, वीकली टाइप लैंग्वेजेस मिसमैच डाटा टाइप्स एंड कॉमन एरर्स हैं। अब ये एरर जो है ना ये आपने खुद से इस कोड को पढ़ के तलाश करनी है कि किसी जगह वेरिएबल्स जो आपस में वैल्यू एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को असाइन की जा रही है, या एक वेरिएबल वैल्यू दूसरे के साथ कंपेयर की जा रही है, क्या उनकी डाटा टाइप सेम है या नहीं है। अगर किसी भी लाइन में आपको लगता है कि दोनों की डाटा टाइप सेम नहीं है, मसलन इंटीजर को फ्लोट के साथ नहीं किया जा सकता, अगर करना हो तो प्रॉपर उसकी एक जो है ना वो एक्सरसाइज होती है जिसको हम कास्टिंग के नाम से कहते हैं जी। ठीक हो गया। वेरिएबल डिक्लेरेशन विदाउट इनिशियलाइजेशन, ये भी एक एरर है। इस कोड को आप देखें कि इसमें वेरिएबल्स कहाँ कहाँ डिक्लेयर हुए हैं और उन डिक्लेरेशन के साथ क्या प्रॉपरली उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया गया है या नहीं इनिशियलाइज किया गया। ठीक है, ये एरर्स इसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा कोड नहीं है तो सारे कोड के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी लाइन ज़रूर मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ ढूंढ के यहाँ से
कि वेरिएबल के साथ क्या कोई ऐसा है या नहीं है। इसका जो मेन फंक्शन शुरू होता है, मिसाल के तौर पे वाइड प्रिंट एरे लाइन नंबर 33 जो है, जो इस वक्त आपके पास मौजूद नहीं है, उसके अंदर आई की वैल्यू जो है ना, आई को डिक्लेयर किया गया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया गया। इसी तरह हमारे पास जो इसका मेन फंक्शन है, उसके अंदर पैरामीटर को पास नहीं किया गया, हालांकि मेन फंक्शन के अंदर पैरामीटर का पास करना ज़रूरी होता है। लाइन नंबर 40 के ऊपर जो है ना, ये एरर एग्जिस्ट करती है। जी, और इसके बाद देखें जो जनरल एरर्स हैं उनमें स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया गया, ये ऑलरेडी बता दिया। नो प्रोटोटाइपिंग की एरर इसके अंदर मौजूद है जी। प्रोटोटाइप्स का आइडिया है कुछ जी, फंक्शंस जो होते हैं ये सी के अंदर मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर डिफाइंड, ठीक है, इनको हम फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं। तो फंक्शन प्रोटोटाइप जो हैं वो इसके अंदर मिस हैं। फंक्शन प्रोटोटाइप इसके अंदर होने चाहिए थे, और प्रोटोटाइपिंग के अंदर हम फंक्शंस के बारे में बताते हैं। लेट्स सपोज उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसके बाद फंक्शन का नेम क्या है, उसके बाद उसके अंदर यूज़ होने वाले जितने भी पैरामीटर, और प्लस उसके बाद हम जो है ना वो सेमीकोलन लगा देते हैं। इस तरह फंक्शंस की प्रॉपरली जो हैं ये प्रोटोटाइप्स होनी चाहिए इसके अंदर। वो प्रोटोटाइपिंग भी इसके अंदर मौजूद नहीं है, ये एरर भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद देखें जी, स्पेसिफिकली एज पॉसिबल एज इनिशलाइज, ये भी कुछ एरर्स आम होती हैं, इनको आप फाइंड कर लें। कोई ऐसा वेरिएबल जिसको उन्होंने डिक्लेयर ना किया हो, एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, एक लाइन के ऊपर एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है जी। लाइन नंबर 5 के ऊपर एक मिसमैच की एरर मौजूद है, जिसके अंदर इंटीजर टी टाइप के वेरिएबल को जो है वो पॉइंटर असाइन किया जा रहा है, जो कि नहीं असाइन किया जा सकता, ठीक है। ये भी इसके अंदर एक एरर मौजूद है। और इसी तरह लाइन नंबर 7 के ऊपर जो है वो भी एक एरर मौजूद है, जो कि टाइप मिसमैच की एरर है। इसके अंदर भी हम पॉइंटर वेरिएबल को एक इंटीजर वेरिएबल के साथ जो है वो असाइन कर रहे हैं। और एक और बहुत कॉमन जो इसके अंदर एरर है वो ये है कि जितनी भी फॉर की लूप्स हैं और जितनी इफ़ कंडीशंस हैं, इनसे पहले प्री एंड पोस्ट कंडीशन को यूज़ नहीं किया गया, ठीक है जी। ये इसके अंदर एक एरर है। और इसी तरह पूरे कोड के अंदर कहीं भी एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड आपको मौजूद नज़र नहीं आ रहा। ये वो सारे बग्स हैं और डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह जिनके ना होने से कोड आपका रन कर जाएगा, लेकिन आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है वो डेफिनेटली जो है ना वो सफ़र करती है, ठीक है जी। नेम्ड वेरिएबल्स विद द सेम लेक्सिकल स्कोप्स हो गया। यूज़ क्लियर एंड इजीली रिमेंबर्ड नेम, नाम जो है उनका डिस्क्रिप्टिव होना ज़रूरी होता है। अगर आपको लग रहा है कि वेरिएबल का नाम इन्होंने डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा, कोई एम नाम रख के तो उससे काम चला लिया, तो ऐसी एरर्स भी आप इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 एरर्स मैंने पॉइंट आउट यहाँ पे कर दी हैं, बाकी कोई 1-2 आप खुद से भी फाइंड कर सकते हैं और उनके बारे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। यहाँ तक बात क्लियर है जी, सबको समझ आ गई है जी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए जी। ओके जी, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जी, अली आपका, आप नहीं रिप्लाई कर रहे। ठीक है जी, मसलन क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई तो बताएं उसको। यानी
पूरा सोल्यूशन नहीं है ना, इसलिए शायद मज़ा नहीं आया आप जी। कोड मैं दोबारा खोलता हूँ। हाँ जी, तो आपके लिए ये मैं मज़ा जो है ना वो बता देता हूँ जी। आप पहली एरर इसमें लिखें नो कमेंट्स की, मैं दोबारा लिस्ट कर रहा हूँ जी। दूसरी एरर इसके अंदर लिखें आप पुअर कोड स्टैंडर्ड, ठीक है जी। क्यों पुअर है? नो इंडेंटेशन जो है इसके अंदर यूज़ की गई है। तीसरी एरर इसके अंदर लिखें जी कि नो प्री एंड पोस्ट कंडीशंस इसके अंदर। चौथी एरर इसके अंदर आप लिखें नो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है जी। और इसी तरह पांचवी एरर इसके अंदर टाइप मिसमैच की है, जो मैंने लाइंस ऑलरेडी आपको कोड के हिसाब से बताई हैं। ये 4 से 5 और मज़ीद भी अगर आपको कोई नज़र आए तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं जी। हाँ जी, इन एरर्स में से जिसकी नहीं समझ आई वो मुझे बताएं, मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ जी। इसमें से भी अगर किसी की नहीं समझ आई तो अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये कहाँ पे होनी चाहिए, या प्री एंड पोस्ट कंडीशंस जो हैं वो कहाँ पे होनी चाहिए। जहाँ जहाँ लूप लगी हुई है उससे पहले प्री एंड और लूप के एंड के ऊपर प्री एंड पोस्ट कंडीशंस होती हैं। जहाँ फंक्शन को कॉल किया जाता है वहाँ पे प्री एंड पोस्ट कंडीशंस का होना ज़रूरी होता है, ठीक है जी। और इसी तरह जहाँ पर भी आपको लगता है कि कोई बग आ सकती है या ये वाला कोड अगर रन होगा, ये पार्ट ऑफ द कोड एरे है, एरे इसके अंदर हैंडल हो रही है, अगर एरे आउट ऑफ द बाउंड चली जाएगी तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है। उस लाइन को पॉइंट आउट करें और वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड बता दें कि यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड होना चाहिए था, जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। उसके बाद देखें जी, हमारे पास है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोहेजन से रिलेटेड है, और कोहेजन की टाइप्स मैंने थोड़ा सा पहले भी बयान किए हैं। मैं दोबारा यहाँ पे देखता हूँ जी। क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, ये क्वेश्चन है जी आपका, कि क्वालिटेटिव इंडिकेशन है, फोकस ऑन जस्ट वन थिंग, फंक्शनल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल, कम्युनिकेशन, कोहेजन जो है, ये 4 इकसाम इसने बताई हैं। और नीचे आपको 3 उसने सिनेरियोज दिए हैं और इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि हमारे पास फंक्शनल, टेम्पोरल, प्रोसीजरल एंड कम्युनिकेशनल कोहेजन जो है वो कौन सी है जी, ठीक है। मैंने आपको बताया लेक्चर नंबर 12 के अंदर जो है ये कोहेजन से रिलेटेड डेफिनेशंस मौजूद हैं, लेकिन आप अगर गूगल भी करें तो आपको क्लियरली इसकी डेफिनेशंस जो है ना वो मिल जाएंगी और विद एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके सामने। ये देखें, ये कोहेजन है, ये तो लिखा हुआ है एज इट इज़ है। फंक्शनल कोहेजन तो ये सिक्वेंशियल कोहेजन, और ये फंक्शनल कोहेजन और ऑब्जेक्ट कोहेजन, 3 टाइप्स जो हैं वो इसके अंदर मेंशन है। बाकी जो प्रोसीजरल के हिसाब से हैं और जो दूसरी कोहेजन हैं उनको आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल आपने जैसे फंक्शनल कोहेजन में उसने लिखा हुआ है कि ईच पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट इज़ नेसेसरी फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल फंक्शन। सिक्वेंशियल के अंदर क्या कह रहा है कि वन एलिमेंट की जो आउटपुट है वो दूसरे एलिमेंट की इनपुट बन जाएगी। अब आप अपने सिनेरियोज को देखें जी। A function that initialize data used by many modules throughout a system, ठीक है।
all the parameters which require initialization are set to their starting values irrespective of their functional relationships are initialized in the function and routine. Suppose there is a module which intends to repair the damaged record of the database and then update the maintained files. ठीक है. Suppose a complex module A which have numerous submodules A1, A2 and A3 and submodules of module A are only performed to carry out the task of parent module. ये जो लास्ट वाला है ये तो रिकॉग्नाइज हो गया है, ये फंक्शनल है जो थर्ड वाला है, फंक्शनल कोहेजन. ठीक है जी. मैं चैट विंडो के अंदर इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं पेस्ट करता हूँ जी, आप देखें वहाँ पे. हाँ जी. ए फंक्शनलिटी cohesive module is one in which all of the elements contribute to a single well defined task. इसके अंदर जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं A1, A2 एंड A3 ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मॉड्यूल A के अंदर एक ही टास्क को, जो पेरेंट टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए. हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको. जो थर्ड है ये आपका फंक्शनल है. अब इसके बारे में आपने लिखना है कि ये फंक्शनल क्यों है, उसकी डेफिनेशन कर देंगे और रीज़न बता देंगे कोरिलेट करते हुए कि ये फंक्शनल है क्योंकि फंक्शनल के अंदर एक कोहेसिव मॉड्यूल के जितने भी कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो सारे एक टास्क को करते हैं. तो इसके अंदर जो इसके कंट्रीब्यूटर्स A1, A2 और A3 हैं ये सारे मॉड्यूल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं एक सिंगल मॉड्यूल के लिए. हाँ जी, क्लियर है ये. जी रिमेनिंग टेबल कौन सा, मैं नज़र करवाता हूँ उसको अभी. एक मिनट जी, मैं ये इसको ज़रा सॉल्व कर लूँ. जी प्रोसीजरल जो कोहेजन है इसकी डेफिनेशन को गूगल करें जी आप साथ ही. जी जी जो सेकंड है, जो सेकंड आपकी है कोहेजन,
2 नंबर वाली ये टेम्पोरल कोहेजन कहलाएगी, जो आपकी सेकंड है। ठीक है जी। ये इसकी रीज़न है जी सेकंड की। टेम्पोरल कोहेजन हमारे पास ऐसी कोहेजन होती है which is called after catching an exception which chooses open file, creates an error log and notifies the user। हाँ जी, ये क्लियर हो गया सबको? प्लीज देखें जी, जो आपकी सेकंड है इसमें उसने यही कहा है कि जब डैमेज रिकॉर्ड होता है तो उसकी रिपेयर के लिए हम इस मॉड्यूल को कॉल करते हैं। तो टेम्पोरल कोहेजन की जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी है ये क्लियरली स्टेट कर रही है कि हमारे पास जो दूसरी है ये क्यों वाली, अब तो क्लियर हुआ ना इसमें। ये डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि जो सेकंड है ये आपकी टेम्पोरल है। इस डेफिनेशन को इसके साथ रिलेट करके आप इसकी रीज़न जो है वो दे सकते हैं जस्टिफिकेशन के लिए जी। इकरा एंड आसमा जी, अब रह गई आपके पास तीसरी जी। हाँ जी, जो तीसरी हमारे पास है ये कम्युनिकेशनल है जी। कम्युनिकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल के नाम से ये विकीपीडिया के ऊपर इसकी डेफिनेशन मौजूद है जी। ये मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ जी, ठीक है। ये आपके पास थर्ड आ गई। जो फर्स्ट वन है ये आपकी कम्युनिकेशनल कोहेजन है, जिसके अंदर एक पार्ट जो होता है या मॉड्यूल होता है वो तमाम किस्म के डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है। तो फंक्शन और रूटीन दैट इनिशियलाइज डेटा बाय यूजिंग मैनी मॉड्यूल्स, एक से ज़्यादा जो मॉड्यूल हैं उनके सेम डाटा के ऊपर ये फंक्शन कर रहा है। तो ये जितनी भी डेफिनेशंस मैंने बाकी देखी हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जिसके साथ ये सूट कर रहा है वो हमारे पास ये बनता है कम्युनिकेशनल कोहेजन। क्लियर है जी ये?